हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक गांव में दो बुढ़िया रहती हैं, जिनके नाम नीला और वसुधा होते हैं। एक समय में वो दोनों पक्की दोस्त हुआ करती थी, लेकिन नीला वसुधा की तरक्की से जलने लगी और उसी ने बातचीत बंद कर दी। वसुधा पूरे गांव में अपनी मसाला मैगी के लिए फेमस होती है। वो अलग अलग प्रकार के मसालों को डालकर मैगी बनाकर बेचती है और वो ग्राहकों को बहुत पसंद आती है। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। मैगी मसाला भी आपके मसालों के आगे फेल है वसुधा काकी। आपकी मैगी में कुछ अलग सी ही बात है सच में। वाकई में आपके ठेले की मैगी इस गांव की नहीं बल्कि मैं तो कहती हूँ दुनिया की नंबर 1 मैगी है। ऐसी मैगी बनाने वाला कोई पैदा ही नहीं हो सकता। रूही बेटी, इतनी तारीफें सुनकर तो मैं अपना होश ही खो बैठूंगी। मुझे यकीन नहीं होता कि लोगों को मेरी बनाई हुई मैगी इतनी ज्यादा पसंद आ जाती है। सच में मैं बहुत खुश हूँ कि लोग मेरे मैगी के इतने चहेते हैं। रूही वसुधा काकी के पास अक्सर मैगी खाने आया करती है। वो एक शहर में पढ़ने वाली लड़की होती है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अपनी छुट्टियां मनाने के लिए और गांव की लाइफ जीने के लिए अपनी नानी के यहाँ गांव आई होती है। इसीलिए वसुधा और रूही दोनों की खूब जमती है। ऐसा एक दिन नहीं जाता जब वसुधा के ठेले पर ग्राहकों की भीड़ न हो। हर रोज ढेरों ग्राहक वसुधा की मसाला मैगी खाने आया करते हैं। ये सब देखकर नीला को बहुत जलन होती है। नहीं, मैं इस वसुधा को अपने जीवन में इतनी आगे जाते हुए नहीं देख सकती। ये जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है। मुझे भी इसकी तरह तरक्की करनी है। मैं भी अब मैगी बनाकर बेचूंगी। हाँ, मैं इससे भी सस्ते दाम में बेचूंगी ताकि ग्राहक मेरे पास ही मैगी खाने आए और तब अपने आप वसुधा को अपना मैगी ठेला बंद करके ये गांव छोड़कर जाना होगा। नीला भी अब गांव में मैगी बेचने लगती है, लेकिन सस्ते दाम में मैगी बेचने के बाद भी उसकी मैगी की इतनी बिक्री नहीं होती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। दाम सस्ता करने के बावजूद भी ये सारे बेवकूफ गांववासी हैं कि बस वसुधा की ही मैगी खाने जा रहे हैं। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगी। अब तू देख वसुधा, कैसे तेरे लिए मुश्किलें खड़ी करती हूँ मैं। एक दिन नीला वसुधा के घर में से चुपके से पैसे चुरा लेती है और पैसों को गायब देख वसुधा बहुत घबरा जाती है और चिंताग्रस्त हो जाती है। अब मैं क्या करूं? हे राम, मुझे थोड़ा बहुत सामान खरीदना है। मेरी 2 महीने की कमाई थी, वो चोरी हो गई। ये अच्छा नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं? वसुधा अपने घर पर पड़े पुराने बर्तन बेचती है और उन पैसों से अपने जरूरी खर्चे पूरे करती है। वसुधा पर मुसीबत आने के बाद भी उसने उसका सामना किया। ये देखकर नीला को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो फिर एक बार मौके पे चौका मारते हुए रात में वसुधा के घर पर चुपके से घुस जाती है और मैगी में डालने के लिए जो मसाले वसुधा बनाती है उनमें वो मिलावट करती है। अब मैं इन मसालों में मिलावट कर देती हूँ और अब जब वसुधा इन मसालों का इस्तेमाल करके कल मैगी बनाएगी तभी सारे ग्राहक उससे बीमार हो जाएंगे और फिर वसुधा को इस गांव से ही निकाल दिया जाएगा। और फिर मैं आसानी से मैगी बेचकर पैसे कमा पाऊंगी। कौन है वहाँ? हाँ? कौन है? लगता है वसुधा उठ गई। हे भगवान, मुझे यहाँ से जाना होगा। कौन है? मुझे ऐसा क्यों लगा कि अभी अभी मेरी रसोई की खिड़की से कोई भागा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। इतने अंधेरे में कोई कहाँ आएगा। वसुधा फिर से सो जाती है। अगले दिन नीला को बेसब्री से इंतजार होता है कि कब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाए और कब उसे ग्राहकों से गालियाँ पड़े। लेकिन जब वसुधा उन मिलावट वाले मसालों से मैगी बनाती है तब गलती से मैगी की कढ़ाई ही पलटकर नीचे गिर जाती है और सारी मैगी खराब हो जाती है। हे राम, सारी की सारी मैगी खराब हो गई। आज ही इतना सारा नुकसान होना था क्या मेरा? कोई बात नहीं वसुधा काकी, आप चिंता मत कीजिए। आपको ये जितना भी नुकसान हुआ है मैं आपको उसके पैसे दे दूंगी। नहीं नहीं रूही बेटी, ऐसा मत करो। मैं किसी का एहसान नहीं चाहती। तुम बस उसी के पैसे देना जो मैगी तुमने खाई हो, ठीक है?
इतनी मेहनत से मैंने इतनी बड़ी चाल चली थी, लेकिन सारी मेहनत पानी में चली गई। लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगी और मैं तो अपनी चाल चलती ही रहूंगी। अब अगली चाल इतनी खतरनाक होगी कि वो तो कामयाब होकर ही रहेगी। हाँ। नीला अब पिछली रात की तरह फिर से वसुधा के घर में चुपके से घुसती है और इस बार वो उसके मसालों में छोटे छोटे कंकड़ मिलाती है और अगले दिन नीला की ये चाल कामयाब होती है। वसुधा ग्राहकों को कंकड़ से भरे मसालों से बनी हुई मैगी ही खाने के लिए देती है, जिसके बाद सभी तबीयत खराब हो जाती है और गांव के फूड इंस्पेक्टर आकर बेचारी बेकसूर वसुधा को गिरफ्तार करने आते हैं। चलिए वसुधा जी, आपके खिलाफ एक नहीं बल्कि कई सारे लोगों ने कंप्लेंट दर्ज की है। आपको फूड कंटेमिनेशन के जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है और पूरे 1 साल तक जेल में कैद रखा जाएगा। क्या? इंस्पेक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। इंस्पेक्टर साहब, मैंने मैगी में कंकड़ नहीं मिलाया था, ना जाने कैसे। चुप रहिए वसुधा जी। हर चोर अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद यही कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। हम आप जैसे लोगों को भली भांति जानते हैं। नीला ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वहीं अब वसुधा को जेल में कैद कर दिया जाता है और नीला गांव में मैगी बेचना जारी रखती है। और वसुधा के मैगी ठेले के बंद होने के बाद अब ग्राहक नीला के यहाँ ही मैगी खाने आते हैं। जब वसुधा की सबसे चहेती ग्राहक रूही को ये सब पता चलता है, तब वो भौचक्का रह जाती है और उससे मिलने जेल में जाती है। वसुधा काकी, ये लीजिए, आपके लिए मैंने खाना लाया है। धन्यवाद रूही बेटी। वसुधा काकी, मैं जानती हूँ आप निर्दोष हैं, आपने मैगी में कोई मिलावट नहीं की है, लेकिन जिसने भी ये गलत काम किया है ना, मैं उससे पकड़ कर ही रहूंगी। आप मैगी बनाने से पहले 10 बार हर एक चीज साफ करती हो। गांव में आपसे ज्यादा स्वच्छता से कोई नहीं बरतता है ये सब। मैं आपको इस जेल से बाहर निकाल कर ही रहूंगी काकी। धन्यवाद बेटी। बेटी, एक बात कहूँ, हो न हो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो मेरी सहेली जो मुझसे जलती है, नीला, ये उसी की काली करतूत है। नीला? यानी वो दूसरी मैगी वाली? हाँ रूही बेटी, वो मुझसे जलती है, इसीलिए उसने मुझसे दोस्ती भी तोड़ दी और मुझसे मुकाबला करने के लिए उसने भी मैगी बेचना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा पत्ता साफ करने के लिए उसने ये चाल चली होगी। अब रूही नीला के पास जाती है और चुपके से उसे देखती रहती है और जब नीला रात में अपने कमाए हुए पैसे गिनती है, तभी वो अपने आप से कहती है, क्या दिन आ गए हैं तेरे नीला। वाह वाह, मेरी तो मानो लॉटरी ही लग गई है। बेचारी वसुधा जेल में सड़ रही होगी और मैं यहाँ उसकी गैर मौजूदगी में इतने सारे पैसे कमा रही हूँ। किसी को नहीं पता कि उसे जेल भेजने वाली मैं ही हूँ। मैंने ही उसके मसाले में कंकड़ मिलाए थे। क्या? रूही ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और वो तुरंत पुलिस को जाकर दिखाती है, जिसके बाद पुलिस नीला को गिरफ्तार कर लेती है और बेगुनाह वसुधा जेल से छूट जाती है और खुशी से अपनी मसाला मैगी बेचने लगती है और बहुत आगे जाती है। सुबह सुबह बिरजू शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर घर वापस आता है, जहां वो देखता है कि उसकी पत्नी चूल्हा तो जला रही है, पर चूल्हा चलने के बाद भी खाना नहीं बन रहा। राधा, ये क्या? तुम चूल्हा तो जला रही हो, लेकिन खाने को कुछ बना क्यों नहीं रही? घर में खाने को खाना नहीं है, बनाने को सब्जी नहीं है। ये सब जानते हुए भी आप हमेशा की तरह शिव जी को जल चढ़ाने चले जाते हैं। सोचा भी है कि हमारा घर कैसे चलेगा, हम लोगों का पेट कैसे भरेगा। इतने दिनों से आप घर पर बैठे हुए हैं, पता नहीं हमारा क्या ही होगा। राधा, मैं सब जानता हूँ, पर मैं भी क्या करूँ? मैं भी तो हाथ पे हाथ धरे बैठा नहीं होना। तो मुझे थोड़ा सा समय दे दो, मैं शाम तक कोई जुगाड़ करता हूँ। जुगाड़ से 1 दिन 2 दिन काम चल जाएगा, लेकिन हम कब तक जुगाड़ ही करते रहेंगे। एक काम करते हैं, हम अपनी बैल को बेच देते हैं, उससे थोड़े पैसे आएंगे तो कुछ दिनों का हमारा गुजारा हो जाएगा, और तब तक आप कहीं काम देख लेना। ये तुम क्या बोल रही हो राधा? भला मैं अपने प्रीतम बैल को कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो जानती हो ना कि मैं अपने प्रीतम से कितना प्यार करता हूँ। तुम्हारा प्रीतम किसी काम का तो है नहीं। देखो जी, हमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप उसको बेच दो। वो हमारे किसी काम का नहीं है, उससे ना तो हमें कोई फायदा हो रहा है और ना ही अब हम उसको पालने में समर्थ हैं। नहीं,
मैं अपने प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। राधा, तुम जानती हो मैं शिव भक्त हूं, और शिव भक्त होने के बाद भी मैं उनकी सवारी को अपने घर से बाहर कर दूं? नहीं राधा, नहीं, मुझसे ये नहीं होगा। मैं प्रीतम बैल को नहीं बेच सकता। याद करो, जब प्रीतम घर आया था तब तुम ही सबसे ज्यादा खुश थी। मैं खुश थी, और हमारे प्रीतम, उनको बेचने की बात करते हुए मुझे भी काफ़ी दुख हो रहा है। पर आप खुद सोचिए, हम अपना पेट तो भर नहीं पा रहे, अपनी बैल का पेट कहाँ से भरेंगे? देखो उसकी तरफ, वो भी कितनी कमज़ोर हो गई है। भगवान ना करे अगर उसको इस घर में ही कुछ हो गया तो। पाप का भागीदार बनने से अच्छा है हम इसको कहीं किसी अच्छे घर में बेच देते हैं। अच्छे घर में रहेगा तो अच्छे से इसका खाना पीना हो पाएगा, और जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम फिर से अपने प्रीतम को वापस ले आएंगे। राधा की बात बिरजू को कहीं ना कहीं सही लग रही थी, इसीलिए अब वो ना चाहते हुए भी अपनी बैल बेचने को राजी हो जाता है, और वो अपनी नम आंखों से अपनी पत्नी की तरफ देखता है। तुम सही कह रही हो राधा। जब हमारे हालात सही होंगे तब मैं अपने प्रीतम बैल को वापस अपने घर ले आऊंगा। इतना कहकर बिरजू अपनी बैल को गले लगाता है और कुछ देर वो उसके साथ ही समय बिताता है। बिरजू अब अपनी बैल को लेकर घर से निकल जाता है। जंगल के रास्ते वो अपनी बैल को लेकर दूसरे गांव जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद बिरजू काफी थक जाता है। प्रीतम, मैं काफी थक गया हूं, और मैं जानता हूं कि तुम भी थक गए हो, इसलिए चलो अब आराम करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हम दोबारा चलना शुरू कर देंगे। बिरजू अपनी बैल के साथ अब जंगल में ही आराम करने लगता है, पर तभी वहां से गुजरता हुआ एक सांप प्रीतम यानी कि बिरजू के बैल को डस लेता है। जैसे ही सांप बैल को काटता है वैसे ही बैल जोर से आवाज लगाते हुए नीचे गिर जाता है। उसके प्रीतम को सांप ने काट लिया और उसकी बैल नीचे गिर गई। ये देख बिरजू फूट फूट कर रोने लगता है। हे शिव शंभू, ये क्या किया आपने? आपने अपने ही बैल को अपने सांप द्वारा कटवा दिया। मैं मजबूरी में भले ही इसको बेचने जा रहा था, पर मैं इससे अलग नहीं होता। मैं अपनी बैल के बिना नहीं रह सकता प्रभु, नहीं रह सकता। आपको अपने भक्त पर जरा भी दया नहीं आई। मेरी बैल मेरे साथ नहीं है तो मुझे भी जीने का कोई हक नहीं है। मुझे भी अपने पास बुला लो भोलेनाथ, मैं अपने प्रीतम के बिना नहीं रह सकता। बिरजू अपनी बैल के लिए इतना रोता है कि वो बेसुध होकर नीचे गिर जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो बिरजू बेहोश हो जाता है। बिरजू को जरा भी होश नहीं था। दिन से शाम, शाम से रात और रात से अगला दिन हो जाता है, लेकिन बिरजू को होश नहीं आता है। बिरजू बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था कि तभी वहाँ एक रोशनी प्रकट होती है, और उस रोशनी से प्रकट होते हैं स्वयं भोलेनाथ जी। उठो पुत्र, अपनी आंखें खोलो पुत्र। शिव जी की आवाज सुनकर बिरजू अपनी आंखें खोलता है और खुद के सामने शिव जी को देख वो उनके चरणों में गिरकर रोते हुए बोलता है, प्रभु, आपकी ये कैसी माया है? आपने मुझसे मेरे प्रीतम बैल को छीन लिया। पुत्र, तुम क्यों इतना व्याकुल हो रहे हो? तुम ही अपने प्रीतम को बेचने के लिए जा रहे थे। अब जब ये तुम्हारे पास ना भी रहे तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं भोलेनाथ, मेरे प्रीतम बैल में मेरे प्राण बसते हैं। मैं इसके बिना नहीं रह सकता। अपनी पत्नी के कहने पर मैं इसको बेचने के लिए निकला था, लेकिन मेरा हृदय जानता है कि मैं इसके बिना कैसे रहूंगा, या फिर रह भी पाऊंगा या नहीं। पुत्र, तुम्हारी पवित्रता को मैं अच्छे से देख रहा था। मुझे पता है कि तुम मुझ में कितना विश्वास रखते हो। तुम्हारी पवित्रता और निस्वार्थ भाव को देखकर मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूं। बताओ, तुम्हें वरदान में क्या चाहिए? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो बस मेरा प्रीतम चाहिए। मैं इसको खुद से कभी अलग नहीं करूंगा। तुम्हारी भक्ति भावना को देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, और मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम्हारा प्रीतम तुमसे कभी भी अलग नहीं होगा। तथास्तु। इतना बोलकर शिव जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तो वहीं बिरजू की बैल के प्राण वापस आ जाते हैं। ये देख बिरजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, और वो अपनी बैल को लिए खुशी से अपने घर जाता है। बिरजू को बैल के साथ देखकर राधा कुछ समझ नहीं पाती और खुद से कहती है, मैंने इस आदमी को कहा था कि इस बैल को बेच दे, हमें इससे सिर्फ नुकसान ही हो रहा है, पर ये कहाँ सुनने वाला है। लेकिन बिरजू तो प्रीतम को बेचने को तैयार हो गए थे, फिर ये इसको वापस क्यों ले आए? मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अजी सुनिए, आप तो इसको बेचने के लिए गए थे, फिर आप इसे वापस क्यों ले आए?
तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा राधा, लेकिन सच बताऊं तो मुझे स्वयं भोलेनाथ ने मेरे प्रीतम बैल को लौटाया है। क्या मतलब? आप कहीं पागल तो नहीं हो गए ना? राधा की बात सुनकर बिरजू उसको सारी बात बता देता है। ये क्या बकवास कर रहे हो आप? भला ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे सब समझ आ रहा है, यही कि आप ये मनगढ़ंत कहानियां क्यों बना रहे हैं। लेकिन मैं भी हार नहीं मानूंगी, मैं इस बैल को बेच कर ही रहूंगी। अरे खाने को लाले पड़े हैं पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कितने प्यार से समझाया था, लेकिन सब धरा का धरा रह गया। राधा ने ठान लिया था कि वो प्रीतम को बेच ही देगी, इसीलिए जब बिरजू सोया होता है तो राधा चुपके से प्रीतम को लेकर जाती है। पर आवाज के चलते बिरजू उठ जाता है और अपनी पत्नी को बैल को ले जाते हुए देख लेता है, पर वो कुछ नहीं कहता और मुस्कुराते हुए दोबारा सो जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ राधा बैल को बेच देती है और घर आकर सो जाती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि प्रीतम वहीं खड़ा है। हैं? ये क्या? मैंने तो कल रात ही प्रीतम को बेच दिया था, फिर ये यहाँ कैसे आई? क्या हुआ राधा? इतनी हैरानी से तुम प्रीतम को क्या देख रही हो? कहीं ये तो नहीं सोच रही कि ये कहां से आई? तुमने तो इसको बेच दिया था। क्या कहना चाहते हो? राधा, जब रात को तुम इसे बेचने जा रही थी तब मैंने तुम्हें देख लिया। उस समय मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम चाहे इसको कितना भी खुद से और मुझसे दूर क्यों न कर लो, ये हमसे दूर नहीं होगा, क्योंकि स्वयं शिवजी ने मुझे इसके साथ का वरदान दिया है। मुझे क्या पागल समझा है? हो ना हो रात को जरूर मेरे पीछे आए होंगे और मेरे जाने के बाद इसको वापस ले आए होंगे, और अब बोल रहे हो कि वरदान मिला है। मैं सच बोल रहा हूँ। राधा बिरजू की बात नहीं मानती है और गुस्से में चली जाती है। अगली रात फिर से राधा प्रीतम को बेच देती है, लेकिन फिर वही दोबारा होता है। अगली सुबह प्रीतम दरवाजे पर फिर मिलता है। राधा को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। उसको लगता था कि बिरजू ही बैल को वापस ले आता है, इसीलिए एक रात राधा बिरजू को रस्सी से बांधकर घर में ताला लगाकर प्रीतम को बेचकर घर आती है, जहां वो देखती है कि अब भी बिरजू बंधा हुआ है। अब देखती हूँ कि आप, हाँ जी, प्रीतम को कैसे वापस लाते हो। बहुत बोलते हैं ना भोलेनाथ का वरदान मिला है, अब पता चलेगा। राधा सच को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी और अगले दिन राधा अपने पति को उस बंधी हुई रस्सी से आज़ाद करती है। कुछ देर बाद जब वो घर से बाहर जाती है तो उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि प्रीतम दोबारा अपनी ही जगह पर होता है। मैंने कहा था ना, मेरा प्रीतम मुझसे कभी भी दूर नहीं हो सकता है। इतनी कोशिश कर चुकी हो तुम, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं रही। ये कोई मामूली बैल नहीं राधा, ये अब शिवजी की जादुई बैल है जो भगवान ने स्वयं हमें खुद दी है। आप सही कह रहे हैं, ये शिवजी जादुई बैल हैं, ये प्रभु की ही लीला है। हे प्रभु, तेरी लीला अपरंपार है। राधा को अब बिरजू की बात पर विश्वास हो जाता है, जिसके बाद वो बैल को दोबारा बेचने की बात नहीं करती और उसे अपने बच्चे की तरह प्यार देती है। समय बीतता है और बीतते समय के साथ बिरजू की नौकरी मंदिर में पुजारी के तौर पर लग जाती है। देखते ही देखते अब उनकी हालत पहले से बेहतर भी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।